Hello everyone, welcome back to Med with K. Today we'll be talking about hypertension, community medicine or PSM का सब topic है and we'll be discussing it. So let's directly come to the definition. Hypertension is a chronic condition of concern due to its role in causation of CHD, stroke and vascular complications. तो definition में क्या important है कि ये chronic condition है एंड ये इतना कंसर्न में क्यों है क्योंकि ये सीएचडी स्ट्रोक और वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कॉज करवा सकता है ओके इट इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सीवियस मोर्टालिटी इट इज एन आइसबर्ग डिजीज एंड हाइपरटेंशन दो तरह का होता है प्राइमरी ड्यू टू अननोन कॉज एंड सेकेंडरी ड्यू टू अदर डिजीजेस abnormality और कॉजेस डेफिनेशन क्लियर है सबसे पहले क्या है कि ये क्रॉनिक कंडीशन है ये कंसर्न में क्यों है क्योंकि ये सीएचडी करवा सकता है स्ट्रोक या फिर वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है सीवियस मोर्टालिटी का एक मेजर रिस्क फैक्टर है आइसबर्ग डिजीज है और दो तरह का होता है प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी ड्यू टू अननोन कॉज सेकेंडरी ड्यू टू अदर डिजीज और एनी अदर abnormality अब वेरियस कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं तो जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल नॉर्मल हाई नॉर्मल ग्रेड 1 ग्रेड 2 हाइपरटेंसिव क्राइसिस एंड आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ये सब वेरियस कैटेगरीज है एंड ये उनके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यूज है राइट सो इसके एक निमोनिक भी उनको याद करने का ठीक है so this is basically just have to learn it now coming to rule of halves बहुत ज्यादा important it is an important viva question ये शॉर्ट मार्कर भी है तो इसको बात अच्छे से करना है रूल ऑफ हाफ्स होता क्या है जैसे ये देखो ये बस हाफ है दिस इज द कम्युनिटी राइट ये कम्युनिटी है अब कम्युनिटी का कुछ पार्ट नॉर्मोटेंसिव है एंड कुछ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हाइपरटेंसिव है ठीक है अब जो हाइपरटेंसिव है उनमें से आधों को अनडायग्नोज हाइपरटेंशन है और उनमें से आधे को डायग्नोज हाइपरटेंशन है मतलब ये आधे जानते ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है या नहीं ठीक है अब ये है डायग्नोज हाइपरटेंशन वाले अब इनमें से आधे को डायग्नोज्ड है बट ये अनट्रीटेड है ओके अब जो रेस्ट आधे हैं वो डायग्नोज्ड है एंड ट्रीटेड है ठीक है इतना हमें समझ आ गया अब ये डायग्नोज एंड ट्रीटेड है ठीक है अब इनमें से क्या है जो आधे हैं वो इनएडिक्वेटली ट्रीटेड है और जो आधे हैं वो एडिक्वेटली ट्रीटेड है वापस से देखो ये क्या है हमारा इसको अगर और जूम कर दूं ठीक है ये क्या है हमारा कम्युनिटी है ठीक है कम्युनिटी में से आधे नॉर्मोटेंसिव है और आधे हाइपरटेंसिव है ठीक है अब जो हाइपरटेंसिव है उनमें से आधे अनडायग्नोज हाइपरटेंसिव है और आधे डायग्नोज हाइपरटेंसिव है अब ये डायग्नोज में से आधे अनट्रीटेड है और आधे ट्रीटेड है जो ट्रीटेड है वो इनएडिक्वेटली ट्रीटेड है या फिर एडिक्वेटली ट्रीटेड है तो ये क्या हो गया रूल ऑफ हाफ्स so half of the hypertensive subjects in the population were aware of the condition in developed countries half of those were being treated and half of them were adequately treated ठीक है तो अगर जब भी क्वेश्चन आए ना आप ये डायग्राम बना देना एंड बस ये लिख देना दिस इज क्लियरली फ्रॉम पीएसएम के अलावा आई हैव यूज्ड नो अदर बुक नाउ ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अगेन अ शॉर्ट नोट वाइवा क्वेश्चन सो इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट अब देखो अब क्या होता है जो बीपी लेवल्स होता है ना इंडिविजुअल्स का अगर हम इन्हें बचपन से लेके एडल्टिंग तक ट्रैक करें तो ऐसा पाया जाता है कि जिन लोगों का चाइल्डहुड में बीपी ज्यादा हुआ होगा तो प्रोबेबली जब वो एडल्ट बनेंगे सेम ट्रैक पे कंटिन्यू होगा मतलब उनका एडल्टहुड में भी ज्यादा रहेगा बेसिकली द लो बीपी लेवल्स टेंड टू रिमेन लो एंड द हायर बीपी लेवल्स दे टेंड टू बिकम हायर अब इसका यूज क्या होता है तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन तो ये देखो जैसे जिसका अगर लो रहा तो वो लो ही रहेगा जिसका लो रहा लो ही रहेगा जिसका हाई रहा वो हाई बनने का और चांसेस है सिमिलरली ये देखो हाई तो हाई हाइज लो लोज बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है अच्छा बात है रिस्क फैक्टर्स भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स में डब्ल्यूएचओ ने दो रिस्क फैक्टर्स में दिया एक नॉन मॉडिफाइबल एक मॉडिफाइबल ठीक है नॉन मॉडिफाइबल में क्या है एज सेक्स जेनेटिक्स एथनिसिटी तो ना एक निमोनिक है सेज ठीक है इसको तुम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में कर ही लो क्योंकि ना तुम किसी इंसान का ना तुम देखो सेक्स हर एक में कॉमन है एज हर एक में कॉमन है जेनेटिक्स हर एक में कॉमन है एथनिसिटी हर एक में कॉमन है तो अगर तुम्हें किसी का नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स याद भी नहीं आता है ना तो से एटलीस्ट यू कैन राइट समथिंग ठीक है एज देखो बीपी के अकॉर्डिंग एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जैसे जितना बीपी जितना एज बढ़ता है
उस हिसाब से बीपी भी बढ़ता है। ठीक है। अब सेक्स में आते हैं। एडोलसेंस में क्या होता है, मेन का ज्यादा होता है वुमेन से, बट लेटर वुमेन का ज्यादा होता है। क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल चेंजेस होता है, ईस्ट्रोजन का रिलेशन एंड ऑल। ठीक है। जेनेटिक्स में देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। अब जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है ना, उनका बीपी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेट करता है देन डाइजाइगोटिक ट्विंस। ओके। हाँ। अब जो चिल्ड्रन विद नॉर्मोटेंसिव पेरेंट्स है, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर, अगर बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो उनमें 3% चांस होता है हाइपरटेंशन डेवलप करने का। बट चिल्ड्रन जिनके दोनों पेरेंट्स हाइपरटेंसिव है, उनमें 45% चांस होता है हाइपरटेंशन डेवलप करने का। तुम देख लो जेनेटिक्स कैसे डिटरमाइन करता है। अब एथनिसिटी में जो ब्लैक्स होते हैं, उनमें हाइपरटेंशन ज्यादा देखा गया है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। सो रिस्क फैक्टर्स में क्या याद रखना है, सेज। अच्छा। अब आता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में। वो क्या था, नॉन मॉडिफाइबल, ये क्या है, मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल इज बेसिकली जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ओबेसिटी, वी कैन कंट्रोल आवर वेट, राइट। सो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। अगर किसी का सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है और हिप टू वेस्ट रेशियो ज्यादा है, तो उसका बीपी भी ज्यादा होगा। सॉल्ट, हाई सॉल्ट इनटेक इज इक्वल टू मोर बीपी। सैचुरेटेड फैट अगर ज्यादा लोगे, बीपी बढ़ेगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। डाइटरी फाइबर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द मोर यू कंज्यूम फाइबर्स, द लेस इज योर चांस ऑफ गेटिंग हाइपरटेंशन। अल्कोहल बीपी को बढ़ाता है। कौन सा वाला, सिस्टोलिक को ज्यादा बढ़ाता है। हार्ट रेट, जिनका हाइपरटेंशन होता है उनका हार्ट रेट हायर होता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब अगर if a person comes from low socio-economic status, then it is seen that उनका blood pressure high होता है। Stress, temperature, humidity and OCPs, all these contribute to hypertension। अब हाइपरटेंशन हो गया है, अब प्रिवेंट करना है हमें, राइट। तो प्रिवेंशन का दो होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन इज डिवाइडेड इनटू पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी और हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली केस डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रीट करेंगे, फिर पेशेंट कंप्लाइंट है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, प्राइमरी प्रिवेंशन होता क्या है, ये क्या होता है कि ये रिस्क फैक्टर्स के ऑनसेट को ही कम कर देता है, तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑनसेट। ठीक है। अब इसमें दो था, पॉपुलेशन और हाई रिस्क। तो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी है, इट इज डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क लेवल्स। ठीक है। ये बेसिकली पॉपुलेशन सेंट्रिक है, इसमें हम इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है, ये पॉपुलेशन सेंट्रिक है। अच्छा। अब इसमें आता क्या क्या है, न्यूट्रिशन, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज प्रमोशन, बिहेवियरल चेंजेस, हेल्थ एजुकेशन, सेल्फ केयर। ठीक है। तो न्यूट्रिशन में क्या आएगा कि हम पॉपुलेशन को बोलेंगे कि 5 ग्राम्स पर डे से सॉल्ट का रिड्यूस करो। ठीक है। मॉडरेट फैट इंटेक लो, डैश डाइट लो, डैश इज हाइपरटेंशन वाला डाइट। ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कैलोरी इंटेक। ठीक है। वेट रिडक्शन, अब वेट रिडक्शन में क्या करेंगे, बीएमआई लेस देन 25 होना चाहिए। ठीक है। जिनको बीएमआई मोर देन 25 होता है उनके लिए डेडिकेटेड है, हमें चाहिए कितना, बीएमआई लेस देन 25। एक्सरसाइज प्रमोट कराएंगे, बिहेवियरल चेंजेस, मतलब स्ट्रेस कम करो, स्मोकिंग कम करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, योगा करो। हेल्थ एजुकेशन, मतलब उनको रिस्क फैक्टर्स और अवेयर करवाएंगे। सेल्फ केयर, कि आप खुद का बीपी रीडिंग्स लो और उनको मेंटेन करो। तो ये क्या था, पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी। अब आता है हाई रिस्क स्ट्रैटेजी। तो हाई रिस्क स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि टू प्रिवेंट अटेनमेंट ऑफ बीपी लेवल्स वेयर ट्रीटमेंट वुड बी नेसेसरी। ठीक है। बेसिकली हम उस लेवल तक पहुंचने ही नहीं देंगे कि हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे, फैमिली हिस्ट्री एंड ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं। ट्रैकिंग याद है, हाई हाई, लो लो। अच्छा। वो क्या था हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या पढ़ा हमने, एक पॉपुलेशन स्ट्रैटेजी होता है और एक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी होता है, और वो क्या करता है, रिस्क फैक्टर्स को, ऑनसेट को कम करता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में देखते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या कहते हैं, अर्ली डिटेक्शन, कंट्रोल ब्लड प्रेशर बाय प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ठीक है। हम अर्ली डिटेक्ट कर लिए और हम कंट्रोल करेंगे बाय गिविंग अ प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो इससे क्या होता है, बीपी कम होगा, मॉर्बिडिटी कम होगा, मोर्टेलिटी कम होगा। कैसे, जिनसे हाइपरटेंशन एसोसिएटेड था, सीएडी, सीबी, किडनी डिजीज एंड ऑल। ठीक है। अर्ली केस डिटेक्शन, अब ये इसमें क्या था, अर्ली केस डिटेक्शन था, ट्रीटमेंट था, फिर पेशेंट कंप्लायंस था। अर्ली केस डिटेक्शन में क्या होगा, पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उनको कह देंगे। अब ट्रीटमेंट। ठीक है। ट्रीटमेंट देखो, कॉज हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट हम बीपी को कम कर सकते हैं कि वो एक एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। एम क्या है, बीपी शुड बी लेस देन 140 अपॉन 90 mmHg, आइडियली 120 अपॉन 80 होना चाहिए। ये ऑप्टिमल था, याद है उस क्लासिफिकेशन से।
अगर हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर ले तो स्ट्रोक और अदर कॉम्प्लिकेशंस भी कंट्रोल हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। पेशेंट कंप्लायंस, तो ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, एंड दिस प्रेजेंस एज अ प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट कंप्लायंस व्हिच कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एजुकेटिंग पेशेंट्स, फैमिली एंड कम्युनिटी। अब ऐसा होता है कि nobody wants to be on medications for a long time, बट जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टाइम, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा एंड इट्स अ लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट। तो इसमें बेसिकली हमें फैमिली को एजुकेट करना पड़ेगा, पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा एंड कम्युनिटी को एजुकेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट टू बी कंप्लाइंट। डैश क्या होता है? डैश डाइट इज डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, राइट। उसमें फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, लो फैट डेयरी होगा, रिड्यूस सैचुरेटेड फैट एंड टोटल फैट, रिड्यूस डाइटरी सोडियम बाय 5 ग्राम पर डे, हाई फाइबर्स and vitamin K, calcium, cadmium, magnesium, they can also reduce BP. अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या है हाइपरटेंशन का? NPCDCS, ओके, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। तो ये था हाइपरटेंशन के बारे में, हमने क्या क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन डिस्कस किया, फिर हमने उसकी कैटेगरीज जो आपको याद करना है वो डिस्कस किया, फिर हमने रूल ऑफ हाफ्स डिस्कस किया, फिर हमने ट्रैकिंग ऑफ पीपी डिस्कस किया, फिर हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किया, फिर हमने उसका प्रिवेंशन डिस्कस किया, है ना। तो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। हाइपरटेंशन कैन बी अ 10 मार्क्स essay, इट इज इम्पोर्टेंट, एंड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है। अगर अलग से क्वेश्चन आएगा रिस्क फैक्टर्स आ सकता है, एंड रूल ऑफ हाफ्स एंड ट्रैकिंग आर फॉर शॉर्ट मार्क्स, जस्ट 2 or 3 मार्क्स। तो वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइपरटेंशन इज वेरी प्रेवलेंट इन आवर कंट्री। So thank you. I hope you have a great day. And if you like my content, then please do like, share, and subscribe. It would be of great help. Thank you.